नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेकेंड मोस्ट कॉमन स्केलेटल साइट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। वो होता है हिप जॉइंट। 50% से ज़्यादा स्केलेटल ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन में देखा गया है और 13 से 18% तक हिप जॉइंट में देखा गया है। तो ये भी सेकेंडरी डिजीज होती है, प्राइमरी फोकस कहीं और होता है, जैसे लंग में हो गया, लिम्फ नोड में, किडनी में, इंटेस्टाइन में या और कोई विसरल ऑर्गन में हो गया। तो जब पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है तो हिमैटोजीनस स्प्रेड से, जैसे ब्लड के द्वारा, ये बैक्टीरिया जाके हिप में लॉज हो जाता है। और हिप जॉइंट अगर आप देखें तो उसमें एसिटाबुलम होता है और फिर हेड होता है हिप का, फिर नेक होता है और शाफ्ट होता है। तो ये बैसिलाई एसिटाबुलर साइड पे भी जाके लॉज हो सकता है, या हिप में ऊपर के हिस्से में एपिफिसिस में लॉज हो सकता है, मेटाफिसिस में लॉज हो सकता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर में लॉज हो सकता है, या नेक में लॉज हो सकता है। और आहिस्ते आहिस्ते ये बीमारी बढ़ने लगती है। साइनोवाइटिस होती है, फिर साइनोवियम हाइपरट्रोफी होता है, फिर ये बोन और कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन शुरू करता है, जहाँ सिक्वेस्ट्रम या डेड बोन बनता है। ट्यूबरक्लोसिस में एक बात पेक्यूलियर है, जैसे कि पायोजेनिक इन्फेक्शन जो रेगुलर ऑर्गेनिज्म से होती है, उसमें जॉइंट का कार्टिलेज बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीबी में कार्टिलेज काफ़ी देर तक सरवाइव करता है, क्योंकि ये बैसिलाई प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ज़्यादा मात्रा में नहीं एक्सक्रीट करता, और ये बीमारी फर्स्ट 3 डेकेड्स में देखी जाती है। तो अक्सर बच्चे भी आते हैं, लिम्फ के साथ आते हैं और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। कभी कभी नॉन स्पेसिफिक साइनोवाइटिस हो सकता है, या पर्थीस डिजीज हो सकता है, या और किसी प्रकार का ट्यूमर या इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब साइनोवाइटिस स्टेज में पेशेंट आता है तो उसकी टांग अक्सर फ्लेक्स्ड, मतलब आगे की तरफ, बाहर की तरफ, और एब्डक्टेड रहती है और एक्सटर्नली रोटेटेड रहती है। ये जॉइंट का कंफर्ट पोजीशन है। जब जॉइंट के अंदर स्वेलिंग आती है तो इस तरह का पोजीशन अडेप्ट करती है लेग। तो अगर आप सोनोग्राफी करें तो आपको दिखेगा कि जॉइंट के अंदर फ्लूइड है, एक्सरे में अक्सर कुछ दिखता नहीं। तो ट्यूबरक्लोसिस में बहुत ज़रूरी है कि आप टिश्यू डायग्नोसिस करें, 2 कारण के लिए। एक तो बीमारी डायग्नोस हो जाएगी, दूसरा हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कर सकते हैं। और इस स्टेज में ट्रीटमेंट जनरली ट्रैक्शन होता है। बच्चों को ट्रैक्शन लगाते हैं ताकि पैर सीधा हो जाए, ट्रैक्शन दोनों पैरों में लगाते हैं ताकि पेल्विस स्ट्रेट रहे, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चालू करते हैं। टीबी की ट्रीटमेंट अक्सर 1 साल तक दी जाती है इन केसेस में, हिप जॉइंट में। आहिस्ते आहिस्ते जैसे पेन कम होता है, पेशेंट का स्पैज़म ब्रेक होता है और हिप नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, फिर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करते हैं और ग्रेजुअली वजन डालना शुरू करा देते हैं बच्चों को। सेकेंड स्टेज होता है अर्ली आर्थराइटिस। जब पेशेंट ये बीमारी को इग्नोर करता है, तब लेग की पोजीशन और हिप की पोजीशन अलग होती है। एडक्शन होता है, मतलब हिप अंदर की बाजू होता है, इंटरनल रोटेशन और फ्लेक्शन। तो इसमें कभी कभी आपको एक्सरे में थोड़ा फजी जॉइंट लाइन दिख सकती है, और एमआरआई करेंगे तो उसमें थोड़ा बोनी लीजन्स भी दिख सकते हैं। तो इसमें भी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है कि पेशेंट को एडमिट करना चाहिए और सोनोग्राफी और एमआरआई करना चाहिए। अगर तो एब्सेस या डिजीज बहुत ज़्यादा है तो हम एडवोकेट करते हैं कि जॉइंट क्लियरेंस करा जाए। जॉइंट क्लियरेंस में क्या होता है, हम जॉइंट खोल के उसे अच्छी तरह वॉश करते हैं, डेड बोन, पस वगैरह निकाल देते हैं। इससे टीबी की ट्रीटमेंट जल्दी असर करती है। इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पोस्टीरियर कैप्सूल को ज़्यादा नहीं छेड़ते, क्योंकि ब्लड सप्लाई हमको हिप की इंटैक्ट रखनी है, नहीं तो दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे हिप का बॉल सड़ सकता है ब्लड सप्लाई कट ऑफ होने की वजह से। उसके बाद आता है मॉडरेट आर्थराइटिस। उसमें भी सिमिलर ट्रीटमेंट है। ये दोनों आर्थराइटिस में हमें ट्रैक्शन और मोबिलाइजेशन करना पड़ता है, जैसे स्पैज़म ब्रेक होए।
और अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और पहले जो बोला करते थे प्रोफेसर टुल्ली के बहुत लेट वेट बेयरिंग शुरू करो, अब हम जल्दी वेट बेयरिंग शुरू करते हैं ताकि जॉइंट की न्यूट्रिशन भी नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी, जैसे बीमारी कंट्रोल हो जाती है। तो फोर्थ स्टेज होता है एडवांस्ड आर्थराइटिस का, जिसमें भी लेग फ्लेक्स्ड, एडक्टेड और इंटरनली रोटेटेड होती है, लेकिन काफ़ी शॉर्टनिंग होती है। कभी कभार आप एक्सरे देखो तो जॉइंट डैमेज हो जाता है, ऑस्टियोपिनिया होता है, जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, एसिटेबुलम का सुपीरियर पार्ट भी डैमेज हो जाता है पेल्विस का, और हिप जॉइंट भी बाहर की तरफ सबलक्सेट हो जाता है। इसे वॉन्डरिंग एसिटेबुलम कहते हैं। कभी कभी पेल्विक वॉल ब्रीच करके हेड अंदर चला जाता है। कभी कभी एट्रोफिक टीबी की जैसे प्रेजेंट करता है, मोर्टर एंड पेसल अपीयरेंस बोलते हैं इसको। तो काफ़ी डैमेज हो सकता है। इनिशियली तो ट्रीटमेंट यही होती है, ट्रैक्शन, मोबिलाइजेशन, और देखते हैं कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। काफ़ी पेशेंट्स में मूवमेंट आ जाती है। एम होता है कि टीबी की बीमारी को पहले ख़त्म करो, फिर रीअसेस करो क्या कर सकते हैं। तो आर्थराइटिस की काफ़ी सर्जरीज है, जैसे इनिशियल से स्टेज में जॉइंट क्लियरेंस होता है, साइनोवेक्टमी करते हैं, डेड टिश्यू निकालते हैं, पस ड्रेन करते हैं। बाद में अगर वॉन्डरिंग एसिटेबुलम हो, डिजीज हील हो जाए, या तो एसिटेबुलम कवर नहीं हो, हेड बाहर आ गया हो, तो टेक्टोप्लास्टी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हो, एसिटेबुलम का ऊपर का हिस्सा हम कट करके थोड़ा खोलते हैं, वहाँ बोन ग्राफ्ट डालते हैं ताकि हेड कवर हो जाए। कभी कभी पेशेंट फाइब्रस या बोनी एंकिलोसिस के साथ आते हैं, मीन्स वो जॉइंट फिक्स हो गया उस पोजीशन में, आप ट्रैक्शन दो, कुछ भी दो, वो नहीं सीधा होता। और अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन नहीं है तो आप बोन कट करके टांग को सीधा कर सकते हो नीचे से। काफी लोग जो गांव से आते हैं उनको जमीन पे बैठने की आदत होती है, वो ये नहीं एक्सेप्ट करते। तो फिर हम अगर तो हिप जॉइंट इरिवर्सिबली डैमेज हो गया है तो हम ये एक ऑपरेशन किया करते थे जिसे गर्डल स्टोन बोलते हैं। उसमें हम हिप का बॉल निकाल देते हैं और 3 महीने तक पेशेंट को ट्रैक्शन देते हैं। इन्फेक्शन में फाइब्रस टिश्यू से हील हो जाता है। पेशेंट को अक्सर पेन नहीं होता, थोड़ी लेग शॉर्ट हो जाती है, लेकिन पेशेंट ज़मीन पे भी बैठ सकता है, चौंकड़ी मार के बैठ सकता है। तो काफ़ी लोग ये प्रेफर करते हैं। लेकिन आजकल हिप रिप्लेसमेंट का दौर आया है। कई लोग एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में, जहां जॉइंट डैमेज हो चुका है, वहां भी हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। आजकल लोग एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में भी जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना। अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है और आपने रेगुलर ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट दी और हिप रिप्लेसमेंट किया तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। बग आइडेंटिफाई करिए, मेक श्योर इट इज ट्यूबरक्लोसिस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है या नहीं देखिए, एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स दीजिए। तो जनरली लोग 6 या 8 हफ्ते पहले या 3 महीने पहले टीबी की दवाई शुरू करते हैं, 2-3 महीने बाद हिप रिप्लेसमेंट करते हैं और 1 साल तक दवाई और देते हैं, और इससे अच्छा सक्सेस रेट देखा गया है। एडवांटेज हिप रिप्लेसमेंट का ये होता है कि कुछ लिम्प वगैरह नहीं होता, पेशेंट आराम से नॉर्मल चल सकता है और पता भी नहीं चलता है कि हिप डैमेज हुआ था। तो ये सारी चीज़ें टीबी हिप में हम कर सकते हैं। आशा है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर बटन दबाइए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू।